दिल्ली के ब्रह्मपुरी में क्या हो रहा है? अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार पढ़ते हैं, तो आपको शायद ना पता हो कि दिल्ली के ब्रह्मपुरी में कुछ हिंदू परिवारों ने अपना घर बेचकर वहाँ से पलायन करने की बात करी है। अपने घर के बाहर उन्होंने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ब्रह्मपुरी और दिल्ली में ऐसा पहली बार हो रहा है? क्या ये छोटा-मोटा विवाद है या इसके पीछे कोई पैटर्न है? चलिए आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मपुरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली यानी कि ट्रांस यमुना का एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जो सीलमपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। ये रेसिडेंशियल एरिया कई सारी तंग गलियों में बटा हुआ है। अभी जो विवाद उठा है वह लेन नंबर 12 में जो हिंदू परिवार हैं, उन्होंने आपत्ति जताई है कि लेन नंबर 13 में एक एग्जिस्टिंग मस्जिद है जिसका एक्सपेंशन हो रहा है लेन नंबर 12 में। उसका एक नया गेट बनाया जा रहा है जो उनकी लेन में एक शिव मंदिर के सामने खुलेगा। तो ये शिव मंदिर पुराना है, 1984 से बना हुआ है। तो लोकल हिंदुओं को ये डर है कि दोनों मस्जिद और मंदिर के आसपास होने से धार्मिक विवाद उत्पन्न होने की स्थिति बन सकती है। और ये जायज़ भी है क्योंकि हमने देखा है हर साल जब भी कोई हमारा धार्मिक फेस्टिवल होता है या रिलीजियस प्रोसेशन निकलता है हिंदुओं का, तो जब भी वो मस्जिद के आसपास से भी गुजरता है तो हिंसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो मस्जिद का एक्सपेंशन है, इसको लेकर जो विवाद है, ये नया नहीं है, कई महीनों से चल रहा है। बीच में ये काम रोक दिया गया था, फिर एमसीडी ने इसको अप्रूवल दिया, फिर शुरू हुआ और लेटेस्ट पोजीशन ये है कि एमसीडी ने एक स्टॉप वर्क नोटिस जारी किया है, यह कहकर कि जो बिल्डिंग प्लान्स इस मस्जिद के लिए सबमिट हुए थे, उसमें डिस्क्रिपेंसी है, उसमें कुछ फैक्ट्स छुपाए गए हैं। तो अभी काम रुका हुआ है, पर हिंदुओं को अभी भी वहाँ पे एमसीडी से कोई क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है, तो अभी मामला रिजॉल्व पूरी तरह से नहीं हुआ है। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये मस्जिद तो एक इशू है। आपको ये भी बता दें कि ब्रह्मपुरी 2020 के दिल्ली दंगों में भी प्रभावित रहा था। तो क्या ये मस्जिद का एक्सपेंशन ही एक कॉज़ है या और भी कुछ चीज़ें हैं? तो सुदर्शन न्यूज़ की एक टीम ने वहाँ के लोगों से जाके पूछताछ करी और सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 13 नंबर में मस्जिद थी, उसको 10 मंजिल बनाओ, 5 मंजिल बनाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। चलो हमारा मंदिर है, तुम्हारी मस्जिद बन गई, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। फिर तुमने क्या करा, मस्जिद लेकर आ गई 12 नंबर में। 12 नंबर में सन 1984 से हमारा मंदिर बना हुआ है, उसके सामने तुम मस्जिद क्यों बना रहे हो? और जब हमारी औरतें कीर्तन करेगी और तुम्हारी अजान होगी तो दंगे तो होंगे ही होंगे। यहाँ पे यही दिक्कत है कि मस्जिद नहीं बननी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमारा मंदिर है यहाँ पे और शुरू से हम लोग पूजा करते हैं यहाँ पे। सन 84 से मंदिर बना हुआ है। दिक्कत है यहाँ पे किस? हाँ दिक्कत है, यहाँ पे लड़के खड़े होते हैं मोमडन होके, हमारे बच्चों को छेड़ते हैं। बच्चे आते हैं हमारे, उन्हें छेड़ते हैं। बहुत गंदा माहौल कर रखा है यहाँ पे इन लोगों ने। और हमें डर लगता है अपने बच्चों को अकेले भेजते हुए। यहाँ पे ये ना रेजिडेंशियल जगह है, ना ये कमर्शियल है, ना ही इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ से आगे आगे जितने भी मुस्लिम लोगों ने घर लिए हैं, उन्होंने क्या करा है, सबसे पहले कंपनियां खोली हैं, फैक्ट्रियां खोली हैं। अच्छा, फैक्ट्रियां खोली हैं, है ना। और एक एक फैक्ट्री के अंदर हमें नहीं पता कि वहाँ 10 लोग रहते हैं, वहाँ 20 लोग रहते हैं, हमें नहीं पता कौन बाहर से आया हुआ है। इतने बड़े आप लोगों के मकान है, इनकी तो कितने कीमत मिलेगी? यहाँ पे मेरे इन-लॉज कम से कम 70 साल पुराने रह रहे हैं, जो मेरे इन-लॉज हैं। मतलब यहाँ पे दूर दूर ये जो रह रही हैं, ये भी मेरी माता जी हैं, ये सब यहाँ पे उस टाइम से रह रहे हैं जब यहाँ पे कोई बसापत भी नहीं थी। एक घर यहाँ था तो एक घर बहुत दूर था। जब से हम लोगों के इन-लॉज यहाँ रह रहे हैं और आज इन मकानों में हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी चालू हुई है। तीसरी चौथी पीढ़ी चालू हुई है इन मकानों में हमारी। हम इतने पुराने रहने वाले हैं। अब जो बात मेन स्ट्रीम मीडिया में जितनी भी इस इशू की कवरेज हुई है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के डिजिटल एडिशन में आपको एक छोटी सी रिपोर्ट मिलेगी। तो वहाँ पे बस इस मस्जिद के एक्सपेंशन को लेके जो अभी लोगों ने अपोजिशन करा है वो बात बताई गई है, पर आपको यह नहीं बताया जाएगा कि 2018 में भी इसी ब्रह्मपुरी में ऐसा ही एक सिमिलर इशू उठा था। उस समय इशू था लेन नंबर 8 में, जहाँ पे तब 30 हिंदू परिवार और लगभग डजन मुस्लिम परिवार रहते थे। और एक हिंदू व्यक्ति सुरेश कुमार ने ये कंप्लेंट करी थी कि उनके घर के सामने एक बिल्डिंग है, वहाँ पे एक फैक्ट्री ऑपरेट होती है और अब उस फैक्ट्री को एक मस्जिद में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो पहली बात तो रेसिडेंशियल एरिया में ये फैक्ट्री चल कैसे रही थी, जैसे कि आपने अभी उन महिलाओं से सुना, तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। दिल्ली के ये सारे जो छोटी छोटी ऐसी कॉलोनीज हैं, यहाँ अंदर इलीगल फैक्ट्रीज ऑपरेट होती हैं, वहाँ पे वर्कर्स
आते हैं, वो वहीं रहते हैं, उनका भी कोई रजिस्ट्रेशन है या उनकी लीगल स्टेटस क्या है इसका कोई पता नहीं है। तो खैर उस समय जब ये ऑपोजिशन हुआ तो वहाँ पे अगेन उन हिंदू परिवारों को धमकियाँ आने लगीं। एक रात वहाँ पे बहुत बड़ी एक मुस्लिम मॉब इकट्ठी हो गई जिन्होंने बहुत ही एग्रेसिव नारेबाजी करी और इंसिस्ट किया कि यहाँ ही मस्जिद बनेगा। उसके अगले दिन उसी साइट पे आपके एमएलए, सीलमपुर के एमएलए मोहम्मद इशराक खान ने आकर उसी साइट पे नमाज पढ़ी। तो उस समय की आप जब रिपोर्ट देखेंगे तब भी लोगों ने यही बातें बताई कि उनको कैसे हरास किया जाता है, जैसे घर के सामने कूड़ा फेंक देना या मीट का टुकड़े फेंक देना, जानबूझकर रैश बाइक ड्राइविंग की जाती है। और स्थिति ये थी कि 2 जनरेशन से रहने वाले लोग भी अब वहाँ से घर बेचकर निकलने की स्थिति में आ गए थे। तो ये बात थी 2018 की और ये लेन नंबर 8 की बात थी। अब धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि लेन नंबर 12 में जो हिंदू हैं, अब वो भी इसी स्थिति में हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली के एक और एरिया की, सुंदर नगरी। ये भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पड़ता है और ये सीमापुरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। तो यहाँ भी 2016 में एक विवाद उठा था। वहाँ पे एक मंदिर की आरती को जबरन रोका गया था मुस्लिम परिवारों द्वारा। उन्होंने अपनी महिलाओं को आगे किया था, यह बोलकर कि नमाज में डिस्टर्बेंस हो रही है। तो उस समय किसी तरह से पुलिस आई, मामला सुलझ गया। फिर कुछ दिन बाद जब पुजारी जी ने अगली बार फिर आरती करी, तो और भी बड़ी उग्र भीड़ जमा हो गई। हथियार लेकर अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। तो जब ये इशू वहाँ हुआ तो वहाँ भी जब जाके लोगों ने पता किया तो वही सेम पैटर्न पता लगा कि वहाँ पे जो आम हिंदू थे उन्होंने बताया कि किस तरह से एक समय जब ये कॉलोनी सुंदर नगरी बसी थी तो वहाँ पे हिंदूज 90% के ऊपर थे और ग्रेजुअली ओवर द इयर्स ये जो एक पैटर्न हमने देखा है किस तरह से इंटिमिडेट किया जाता है, किस तरह से हैरास किया जाता है, तो उसके चलते चलते उस समय 2016 में स्थिति हो गई थी कि हिंदूज लगभग 40% तक आ गए थे। तो क्या पैटर्न है? वही चीज़ कि हिंदुओं को हैरास करने के लिए महिलाओं के साथ छेड़छाड़, स्कूल जाती बच्चियों को स्टॉक करना, हिंदू नाम बताकर उनसे मिलने की कोशिश करना। पार्क में जब फैमिलीज अगर टहल रही हैं तो अचानक से कोई लड़का रैश बाइक निकाल देगा उनके बीच में से, या फिर जो लड़के वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होंगे वो जानबूझकर बॉल मारेंगे, आपस में जोर जोर से गाली गलौज करेंगे। तो माहौल ख़राब करना और वहाँ पे धीरे धीरे क्राइम बढ़ने लगा। जो स्टोलन गाड़ियों का जो व्यापार है वो बढ़ने लगा, तो उससे फिर उस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स भी वहाँ पे ज़्यादा आने लगे। तो आउटकम ये रहा कि हिंदू परिवारों ने जो भी सक्षम था उन्होंने वहाँ से पलायन करना ही बेहतर समझा। तो ये जो पैटर्न है ये आपको दिल्ली में और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बहुत जगह मिलेगा, और ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। हम पिछले साल हिंदू पोस्ट की टीम दिल्ली में कई एरियाज़ में गई थी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, मौजपुर, ब्रह्मपुरी। तो हर जगह हमें यही सुनने में आया कि हिंदुओं को एक एरिया से निकालने के लिए जो इस्लामिस्ट समाज है वो क्या हथकंडे अपनाता है। तो यहाँ पे आपको हम एक ब्रह्मपुरी में हम एक कॉलेज स्टूडेंट से मिले थे और उसने हमें बहुत अच्छे से समझाया, तो ज़रा उसका डिस्क्रिप्शन सुने। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर्टिकुलरली ब्रह्मपुरी और सराउंडिंग एरिया जो है गौतमपुरी, इवन एक्स ब्लॉक रीजन जो है ब्रह्मपुरी का, कोंडा चौक, मौजपुर, तो इन सब रीजन्स में पर्टिकुलरली मास स्केल पे हिंदू एक्सोडस चल रहा है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, बट सबसे बड़ा रीजन जो है कि कोएग्जिस्टेंस की बात जब हम करते हैं तो कोएग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब दो लोगों के ट्रेड सिमिलर हों या कोई डोमिनेशन की किसी भी फॉर्म में कोई डोमिनेट ना करे एक दूसरे को। बट जब से यहाँ पे मुस्लिम्स थोड़े आउटनंबर कर रहे हैं हिंदू पॉपुलेशन को, तो हर तरह से उनको इंटिमिडेट किया जा रहा है। तो वो आपके लिविंग पैटर्न को डिस्टर्ब करेंगे, आपकी जो कम्युनिटी इवेंट्स का सेलिब्रेशन है वो जिस स्केल पे आप करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, वो हैम्पर होगा। इसी के साथ साथ आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी जो मोबिलिटी है, उनकी जो आउटडोर मूवमेंट है, वो इतनी स्विफ्ट नहीं रहेगी। आप कंसर्न रहेंगे कि मैं पिक एंड ड्रॉप करूं उन्हें कहीं ना कहीं, या अकेले भी आएंगे तो आपके मन में एक तरह का भय बना रहेगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्राइम इज नॉर्मल और आए दिन कोई ना कोई मर्डर, कोई ना कोई स्नैचिंग इवेंट होता रहता है।
तो जितने लोग बचे हुए हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ इंटिमिडेशन टैक्टिक्स चलती रहती हैं। तो अगर मैं एक रफ एस्टिमेट आपको बताऊं तो पिछले 1 साल में भी यहाँ से आराम से 100-150 परिवारों ने पलायन किया। 21 अगर हम बैकवर्ड स्टार्ट करें तो 21 से लेके आप 14-15 तक तो ये मानिए कि वर्चुअली हिंदू एब्सेंट है, जबकि पहले ऐसा केस नहीं था। उसके बाद अगर आप 13, 14, 12 और ये 11, 10, तो 10 में अभी अच्छी खासी संख्या में हिंदू है। बट इसके बीच का भी जो नंबर है, 4 नंबर गली है, 5 नंबर गली है, 3 नंबर गली है, 2 नंबर गली है। 2 नंबर का केस बड़ा अभी सरप्राइजिंग है, क्योंकि अभी पिछले साल तक वहां पे पूरा हिंदू पॉपुलेशन था, बट अभी 1 साल के अंदर आप देखो तो गली का पूरा ट्रांजिशन हो चुका है। वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, हाउसेज में फैक्ट्री रन कर रही हैं, गली पे लोग खड़े हैं। दंगों के टाइम पे गली के लोगों ने गेट लगवाया था, तो अब वो गेट भी फंक्शन कर रहा है या नहीं ये कोई जानता नहीं है। और जब मास स्केल पे लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो उसी गली में अभी एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक 15 साल के बच्चे को उसी के मुस्लिम क्लासमेट ने गला रेत के उसकी हत्या कर दी। हिंदू बच्चे। हाँ जी। तो जैसा कि आपने इस स्टूडेंट को सुना कि क्या पैटर्न है जिसके थ्रू ये एक डोमिनेंस इस्टेब्लिश करी जाती है ग्रेजुअली इस्लामिस्ट एलिमेंट्स के द्वारा, हिंदुओं के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है उनको एक एरिया से भगाने के लिए। और इसके पीछे कहीं ना कहीं इनके जो रेडिकल मॉस्क, मदरसा और जमात, इनका डेफिनेटली एक हाथ है। तो और दूसरी इंटरेस्टिंग बात उसने ये बताई कि किस तरह से उसी के कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स जो रिलेटिवली ज़्यादा पॉश एरिया में, या ये कह लीजिए जो सेफ एरियाज हैं दिल्ली के, उसमें आप सेंट्रल दिल्ली आ गया, साउथ दिल्ली आ गया, वेस्ट दिल्ली में द्वारका, जनकपुरी, ऐसे एरियाज, वहाँ पे जो रहने वाले उसी के कॉलेज के स्टूडेंट्स उसी की बातों को बिलीव नहीं करते थे जब 2020 के दंगों में वो अपनी आंखों देखी चीज़ों के बारे में उनके साथ शेयर करता था। तो ये आज ये जो स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हिंदू ही दूसरे हिंदुओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसके प्रति उदासीन है, एक एपैथी है, इसका क्या कारण है? तो यहाँ सबसे बड़ा रोल है मेन स्ट्रीम मीडिया का, जो कि अधिकतर लेफ्ट लिबरल एलिमेंट्स के कंट्रोल में है। तो हमने देखा जैसे अभी ब्रह्मपुरी की जो ये रिसेंट इशू है, इसको तो ऑलमोस्ट इग्नोर ही करा गया है ज़्यादातर मेन स्ट्रीम आउटलेट्स के द्वारा, इंग्लिश लैंग्वेज आउटलेट्स के द्वारा। और अगर कवर करा भी है तो इसको बहुत ब्रीफ में, आपको कोई पास्ट यहाँ का जो हिस्ट्री है, जैसे हमने बताया 2018 में लेन नंबर 8 में यही से मुद्दा उठा था, वो चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी। और उल्टा अगर ये डिटेल में कवर किया भी जाता है तो एग्जाम्पल देखिए न्यूज़ लॉन्ड्री के इस आर्टिकल को। न्यूज़ लॉन्ड्री एक फार लेफ्ट वेबसाइट है जिसे मधु त्रेहान, जो अरुण पुरी जी इंडिया टुडे के ओनर की बहन हैं, और अभिनंदन सेखरी, ये तो बिल्कुल ही एक लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। तो इनका ये जो पोर्टल है, इनका स्टार्ट किया हुआ पोर्टल है, उन्होंने एक हिंदू नाम की रिपोर्टर को भेजा और उनकी ये कवरेज देखिए। तो आर्टिकल के हेडलाइन में ही आपको हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू निगलेक्ट होता दिख रहा है। और फिर जिस तरह से ये कवरेज होती है तो ये बहुत ही सटल तरीके से आपको चीज़ें ऐसे दिखाई जाएंगी कि जो हिंदू बात है, पक्ष है, उसको बहुत ही एग्रेसिव या रेडिकल चीज़ बोल रहे हैं ऐसे दिखाया जाएगा। यहाँ पे एक लोकल बीजेपी लीडर के बारे में बताया गया कि इन्होंने हेट स्पीच दी थी पास्ट में। आपके जो मुस्लिम एमएलए हैं उनका सिर्फ एक नॉर्मल स्टेटमेंट आपको दिखेगा। हिंदू महिला जिसने बोला कि बचपन में उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस किया था मुस्लिम लड़कों से, उसके वक्तव्य को ही, उस पर ही डाउट डाला जा रहा है ये स्केयर कोट्स यूज करके। तो एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि जो इशू बताया जा रहा है ये हिंदू पक्ष में कुछ लोग हैं जो इसको बड़ा चढ़ा के हेट मॉन्गरिंग कर रहे हैं, और मुस्लिम जो पक्ष है वो सिर्फ इस्लामोफोबिया का विक्टिम है। दूसरी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है कि जो मुस्लिम पक्ष है, जब इसकी राय जानी जाती है कि ये जो इश्यूज उठ रहे हैं इसमें आपका क्या कहना है, तो वहाँ भी आपको एक बहुत ही पैटर्न दिखेगा, एक जिस तरह जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिस्ड आंसर्स मिलेंगे। ये बोला जाएगा कि नहीं, यहाँ तो सब भाईचारे के साथ रहते हैं और जो भी विवाद है वो कोई बाहर के लोग करवा रहे हैं,
इशारा हर समय ये होगा कि बीजेपी आरएसएस ही समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। या जो लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं वो पब्लिसिटी चाहते हैं या उनका कोई पॉलिटिकल उसमें इंसेंटिव है। और जब ये बोला जाएगा कि भाई माइग्रेशन तो हो रहा है, दिख रहा है, नंबर्स चेंज हो रहे हैं, फैमिलीज कम हो रही हैं हिंदू, तो फिर बोला जाएगा कि ये तो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से माइग्रेशन हो रहा है। तो हर चीज़ का एक जवाब होगा, हर चीज़ को जस्टिफाई करने का अटेम्प्ट होगा। और इसको अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जैसे बांग्लादेश में अभी जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसका भी वहाँ की जो यूनिट सरकार है या जो इस्लामिस्ट एलिमेंट्स हैं भारत के भी और जो लेफ्ट लिबरल्स हैं, वो इसको ऐसे जस्टिफाई कर रहे थे कि हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं क्योंकि वो अवामी लीग के सपोर्टर हैं या वो गरीब हैं। तो हर तरह से जो मेन इशू है उसको दबाया जाएगा और इनफैक्ट जो हिंदू विक्टिम हैं उसी को ब्लेम किया जाएगा। तो जिसे हम विक्टिम ब्लेमिंग या गैस लाइटिंग भी कह सकते हैं। तो एक तरफ तो मीडिया ये जो हिंदू एक्सोडसेस हो रहे हैं और ऐसे हमने आपको दिखाया कि दिल्ली के ही एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मल्टीपल ऐसे इंस्टेंसेस हैं और ये पूरे भारत भर में आपको ये चीज़ दिखेगी। अभी हाल ही में बनारस के पास एक गांव की रिपोर्ट आई थी, वहाँ भी हिंदू अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में है, 10% से भी कम हैं। तो उनके घरों पे पथराव होता है, उनको उनके मंदिर की बाउंड्री एनक्रोच होती है। तो वही हैरेसमेंट का पैटर्न आपको वहाँ दिखेगा। झारखंड से भी ये खबरें आई हैं, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में तो बहुत सालों से यही प्रोसेस चल रही है। तो एक तरफ तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर नहीं करी जाएगी मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा। उल्टा अगर आपको याद हो कि आज से 10-15 साल पहले ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी जब शबाना आज़मी और जावेद अख्तर ने आकर एक चैनल पे रात के प्रोग्राम में आकर ये बोला था कि उनको मुंबई में उनको घर नहीं मिल रहा रेंट पे क्योंकि वो मुस्लिम्स हैं। तो ये एक मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत चला, ये नेशनल डिस्कोर्स का मुद्दा बन गया। हिंदुओं को इस तरह से गिल्ट ट्रिप कराया गया, शेम करा गया कि आप ऐसा भेदभाव करते हैं। पर जब हमारे लोगों के साथ जो मिक्स्ड पॉपुलेशन एरियाज़ हैं या जो मुस्लिम आबादी जहाँ ज़्यादा है उन एरियाज़ में हिंदुओं के साथ इस तरह का जो परसिक्यूशन हो रहा है उसके बारे में आपको बहुत कम जानकारी होगी। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि अधिकतम हिंदुओं को, जो खास करके एफ्लुएंट क्लास के हिंदूज हैं, उनको ये ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को। ये ह्यूमन नेचर है कि जब कोई अथॉरिटी फिगर आपको कुछ बताएगी तो आप उसको ज़्यादा मानेंगे रादर देन कोई ऑर्डिनरी पर्सन आपको अपनी आप बीती तक बता रहा हो। तो शेखर गुप्ता, राजदीप सरदेसाई, फिर अपने बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के मेन जर्नलिस्ट हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है ये जो हिंदू परसिक्यूशन जो सालों साल से चल रहा है इस पे पर्दा डालने का काम। तो अब बात करते हैं कि इस पे हिंदू समाज का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सरकार, चाहे वो बीजेपी की सरकार ही हो, सब पे दबाव बनाना पड़ेगा कि जब ऐसी कंप्लेंट आती है, पहली बार जब कंप्लेंट आती है, तो उसी को तभी सीरियसली लिया जाए और उस पर एक्शन लिया जाए, उनकी हिंदुओं की सुनवाई हो। तो यह तो हमें करना ही है, पर यह बहुत ज़रूरी है कि हम इस इशू को प्योरली एक पॉलिटिकल और गवर्नेंस लेंस से देखना बंद करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रियलिटी ये है कि पुलिस हर समय हर वक्त मौजूद नहीं रह सकती है और जो लीगल प्रोसेस है उसका भी अपना एक स्ट्रक्चर है, उसी के हिसाब से काम चलेगा। तो अभी ज़रूरत यह है कि हिंदुओं को एज इंडिविजुअल्स, एज फैमिलीज, एट द कम्युनिटी लेवल, लोकल लेवल, हमें यह रियलाइज करना पड़ेगा कि एक रेडिकलाइजेशन जो है ये मेन स्ट्रीम हो चुका है माइनॉरिटीज़ के अंदर। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस्लाम और अब्राहमिक रिलीजन्स जैसे कि क्रिश्चियनिटी, यहाँ का फंडामेंटल टीचिंग ये है कि सिर्फ वह रिलीजन्स ट्रू हैं, बाकी सब फॉल्स हैं। तो इस्लाम में इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी बेसिक फंडामेंटल टीचिंग है कि अल्लाह ही इबादत के लायक हैं। आपके भगवान राम, कृष्ण, माँ दुर्गा, ये सब फॉल्स गॉड्स हैं।
तो ये एक फंडामेंटल टीचिंग है इस्लाम की भी, क्रिश्चियनिटी की भी। दोनों रिलीजन्स आइडल वर्शिप, हमारी मूर्ति पूजा को वो आइडल वर्शिप मानते हैं, उसको बहुत बड़ा सिन बताया गया है और ये कहा गया है कि जो मूर्ति पूजा या आइडल वर्शिप करेगा वो हेल में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। अब प्रॉब्लम तब आती है जब ये जो फंडामेंटलिस्ट मैसेज है इसको बार बार रिपीट किया जाता है रेडिकल मॉस्क्स और मदरसों में मुस्लिम क्लेरिक्स द्वारा, और मुस्लिम समाज को ये बताया जाता है कि जो हिंदू है वो काफिर है और वो उसको तो जलना ही है जहन्नुम में। तो एक तरह से डिह्यूमनाइजेशन होता है दूसरों का, और साथ में ये भी बोला जाता है कि अंत में इस्लाम की ही विजय होगी, इस्लाम सारे दुनिया को कॉन्कर करेगा और खास करके भारत को। ये गजवा हिंद की जो थ्योरी है ये बहुत लोग मानते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, भारत में भी इसके सपोर्टर्स हैं। तो जिस तरह से हिंदुओं को डिह्यूमनाइज करा जाता है उससे फिर जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको एक जस्टिफिकेशन मिल जाता है इस तरह के क्राइम्स करने के लिए, और इस तरह का जो एक एवरीडे परसिक्यूशन जो हिंदू फेस करते हैं ऐसे एरियाज में, उनके लिए वो मेंटली वो जस्टिफाई हो जाता है, रैशनलाइज हो जाता है। तो जब एक आपके अंदर से वो एक फिल्टर निकल जाता है ना कि आप कुछ गलत कर रहे हैं किसी और के साथ, और जब आपको बताया गया है कि भाई आपको डोमिनेंस इस्टेब्लिश करनी है, ये आपका एक मजहबी कर्तव्य है, तो फिर जो अभी हम जिस तरह के क्राइम्स होते रोज देख रहे हैं, तो उसके पीछे जो माइंडसेट है वो हमें समझना होगा, हमारे समाज को। और इसमें हिंदुओं को अपनी इंडिविजुअल अवेयरनेस के साथ साथ ग्रुप अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। हमें अपने कम्युनिटी बॉन्ड्स को रिवाइव करना पड़ेगा, हमें हर वीक मिलना पड़ेगा इन बातों को डिस्कस करने के लिए। आप सत्संग में मिलें, आप भक्ति भजन कीर्तन सब करें, पर साथ में आप सोशो पॉलिटिकल और रिलीजियस इश्यूज पे भी चर्चा करें कि आपके शहर में क्या हो रहा है, आपकी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, आपके स्टेट में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है और देश के आसपास क्या हो रहा है। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदुओं की जो दुर्दशा है उसके बारे में कितने हिंदू सही में जानते हैं, इस बात पे सोचिए। और यह हमें एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें फिक्स करनी पड़ेगी। एक तरह से बोला जाए तो हमें ये जो हम कम्युनिटी बॉन्ड बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें और कम्युनल होना पड़ेगा। ये बहुत ही अजीब बात है कि भारत एकमात्र देश है जहाँ पे कम्युनलिज्म को एक तरह का स्लर वर्ड या जिसे कहते हैं गलत चीज़ बताई गई है। कम्युनल होना यानी कि अपनी कम्युनिटी के बारे में केयर करना कोई गलत चीज़ नहीं है। गलत है कि आप दूसरी कम्युनिटी को ऑप्रेस करने के लिए या उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कुछ एक्शन लेते हैं, वो गलत है। बट अगर आप अपनी कम्युनिटी की भलाई के लिए आपस में कोलैबोरेट करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस को हेल्प करते हैं, जो नेबरहुड वॉच का कॉन्सेप्ट है ये दुनिया भर में एक्सेप्टेड है कि इस तरह की कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत काम आती है क्राइम को पहले स्टेज पे ही कर्व करने में। तो आपके लोकेलिटी में कौन नए लोग आ रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, इसको जानना, इस पे सतर्क रहना आपकी जिम्मेदारी है ये। और ये हेट फैलाना नहीं है। आपको बार बार ये बता के ब्रेन वॉश किया जाता है कि ऐसे कट्टरपंथी मानसिकता और जो रेडिकल आइडियोलॉजीज हैं उसके बारे में बात करना या उसको रेजिस्ट करना हेट है, पर ये हेट नहीं है। हमें ये याद रखना होगा कि अगर इस्लामिज्म या अब्राहमिक एक्सट्रीमिज्म स्ट्रांग होता है, यहाँ पे वो स्ट्रेंथ गेन करता है, तो वो किसी भी समाज के लिए डेंजरस है। आप बांग्लादेश में अब स्थिति देख सकते हैं, जब से ये नई सरकार आई है और वहाँ पे जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं वो पावरफुल हुए हैं, तो हिंदू तो सबसे इजी टारगेट है ही है, और आज वहाँ पे ऑर्डिनरी मुस्लिम भी सफ़र कर रहा है। उसी तरह पाकिस्तान में हाल देख लीजिए, जिस तरह से उनके समाज का ओवर द ईयर्स वहाँ पे रेडिकलाइजेशन हुआ है, उसका अब आउटकम आप देख सकते हैं। वहाँ पे हिंदुओं के साथ तो वहाँ अत्याचार हो ही रहा है, पर अहमदिया भी टारगेट पे है, शिया भी टारगेट पे है। तो इस्लामिज्म इज लाइक अ कैंसर विच हम सबको मिलकर इसको कलेक्टिवली फाइट करना होगा। हमें अपने समाज में जो भी ये कट्टरपंथी फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में अवेयरनेस लानी होगी और इनके बारे में हमें आपस में चर्चा करके एक हमें कलेक्टिव विल जनरेट करनी पड़ेगी इन फोर्सेस को हराने के लिए।